चलिए, सबसे पहला मेरा डाउट है आज के क्लास का, कंडक्टर किसे बोलते हैं शुभंकर? आप ही से स्टार्ट करता हूँ चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, इसका मतलब एग्जाम्पल। वाटर। देखिए, कंडक्टर के लिए इज इट कंपलसरी कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे मूव करे, मोबाइल हो? अब मेरे तरफ से एक लाइन लिखिए बढ़िया से। ए मटेरियल कंटेनिंग मोबाइल चार्ज, ए मटेरियल कंटेनिंग मोबाइल चार्ज is called conductor. A material containing mobile charge is called conductor. ये बढ़िया डेफिनेशन है, कॉम्पैक्ट, बट इसमें सब कुछ बोल दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे मेटल, इसको भी कंडक्टर बोलेंगे। इसमें मोबाइल चार्ज है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, करेक्ट एवरीवन? या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, क्या इसको कंडक्टर बोल सकते हैं? सर बिल्कुल बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो यही तो देख रहे हैं, राइट? मान लेते हैं कि NaCl का एक्वा सॉल्यूशन है तो Na प्लस एंड Cl माइनस, यहाँ भी तो मोबाइल चार्ज है जो मूव। वैसा कोई भी मटेरियल जिसमें चार्ज पार्टिकल मूव कर सकता है, मोबाइल हो, उसको आप कंडक्टर बोल सकते हो, करेक्ट? इसलिए एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ व्हाट? कंडक्टर, करेक्ट? या समटाइम्स पता है कि नहीं, एयर में भी या गैस में भी करंट का फ्लो हो जाता है, आयोनाइज्ड गैसेस, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर। इसलिए एक चीज़ से तो हम लोग बाहर निकले हैं कि कंडक्टर का मतलब सिर्फ मेटल नहीं होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो। कंडक्टर का मतलब वैसा कोई भी एग्जाम्पल जिसमें चार्ज पार्टिकल मूव कर सकता है, करेक्ट? हो गया ना? गैसेस, ठीक है। अब एक मिनट, मान लेते हैं कि ये मेटल है और मेटल का वन ऑफ द किनारा 100 डिग्री सी पे है और दूसरा किनारा 0 डिग्री सी पे है, तो हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, लेकिन यहाँ से जो हीट का फ्लो यहाँ से यहाँ हो आएगा, लेकर आएगा कौन? बोलते हैं ना कंडक्टर, इंसुलेटिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल, राइट? तो भाई यहाँ से कोई तो कैरियर होगा जो यहाँ से एनर्जी लेके यहाँ पे आकर देगा फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन लेकर आएगा? कोई तो कैरियर रहेगा ना चार्ज यहाँ से हीट को लेकर। तो यहाँ भी क्या है, जनरली कंडक्टर में क्या होता है कि कंडक्टर में हीट का फ्लो फ्री, मतलब अच्छा फ्लो होता है, बट यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कोई कैरियर रहेगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से एनर्जी लेगा यहाँ पे आकर देगा, करेक्ट? तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? हीट करंट। क्या बोलेंगे एवरीवन? यस, हीट करंट। तो जैसे आप कैसे लिखते हैं, V इक्वल टू आई आर, लिखते हैं ना, ओम्स लॉ। तो I इक्वल टू
किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है। आई इक्वल टू वी बाई आर। वी क्या रहता है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट, राइट। मैं अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ाया हूँ, बट भाई 10th क्लास में तो इतना तो पढ़े होगे ना कि यहाँ पे कोई रेसिस्टर है, ए और बी है, राइट। और इसके थ्रू कोई करंट का फ्लो हो रहा है, तो V इक्वल टू जो आई आर लिखते हैं वो V क्या था? मुझे लगता है वी ए माइनस वी होगा, राइट। करंट का फ्लो ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। सब लोग को क्लियर है बात? इसका मतलब है कि I इक्वल टू वी बाई आर। तो यहाँ पे V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इस करंट को क्या बोले आपने? इलेक्ट्रिक करंट, करेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट इन सिमिलर फैशन एक चैप्टर में ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। डिट्टो ऐसा ही एक चैप्टर हीट में आता है जिसका नाम है हीट ट्रांसफर। कौन सा ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में भी जैसे यहाँ पे होता है ना रेसिस्टेंस, करंट के फ्लो के लिए एक रेसिस्टर भी रहता है, वो जो करंट के फ्लो को क्या करता है? रोकता है, नाम ही है रेसिस्टर। वैसे ही मान लेते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सी है और यहाँ पे 10 डिग्री सी है। इसका मतलब है हायर टेम्परेचर पे लोअर टेम्परेचर पे है, तो हीट का फ्लो हायर से लोअर की तरफ होगा। तो यहाँ भी इसको आई से इंडिकेट करेंगे, बट यहाँ पे आई को बोलेंगे हीट करंट। क्या बोलेंगे? हीट करंट, करेक्ट। और हीट करंट इक्वल टू वहाँ पे क्या लिखेंगे? अगेन हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर और डिवाइडेड बाई इसके बीच का रेसिस्टेंस। समझ गए एवरीवन? तो आपको नहीं लगता कि बिल्कुल इसका छोटा भाई है ये? यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे हीट करंट, करेक्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट और यहाँ पे हीट करंट, करेक्ट ना? चलिए, इसका मतलब जनरली हीट करंट या इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया? इस पर अभी बहुत डेप्थ में नहीं जाऊँगा, बस थोड़ा सा डेमो दी है। तो कंडक्टर का मतलब सब आज के बाद याद रहेगा। वैसा कोई भी मटेरियल जिसमें चार्ज पार्टिकल क्या हो सकता है? मोबाइल हो सकता है। तो कंडक्टर क्या हो सकता है? सर कंडक्टर मेटल भी हो सकता है, सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन भी हो सकता है, या आयनाइज्ड गैस भी हो सकता है, या जिसमें भी चार्ज पार्टिकल मोबाइल हो वो हो सकता है, करेक्ट। अब आप एक नाम सुने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, मैंने अभी नहीं पढ़ाया है बट नाम सुने आप लोग, कैपेसिटर में यूज होता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में सो में डाइपोल्स होता है बट वो ट्रांसलेट नहीं करता है। तो जब मूव नहीं करेगा, मोबाइल नहीं रहेगा, तो वहाँ पर उसको कंडक्टर ना बोल के क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। अब एक होता है सेमी कंडक्टर, ना ही कंप्लीट कंडक्टर है, वो भी आपका सिलेबस का पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स में। ना ही कंप्लीट कंडक्टर है, ना ही कंप्लीट नॉन कंडक्टर, बीच का कैरेक्टर है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग बोल दिए सेमी कंडक्टर टाइप का, राइट। एनीवे, अब लिखिए हेडिंग बनाइएगा, इंड्यूस चार्ज ऑन कंडक्टर। इंड्यूस चार्ज on the surface of conductor due to external charge. Induced charge on the surface of conductor due to external charge. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। यहाँ जो जितना चीज़ भी सीखिएगा कैपेसिटर तक, इसकी वजह से बहुत कॉन्फिडेंस में रहिएगा। ये मेरा कोई कंडक्टर है, मान लेते हैं कॉपर ही है, और मेरा ये नॉन कंडक्टिंग स्टैंड है, और ये इनिशियली न्यूट्रल था। ये इनिशियली क्या है? न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है ओवरऑल, इनिशियली न्यूट्रल है, राइट।
और देन मैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल रखा, इस पे ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको एचबी में। यहाँ पे मैंने इनिशियली आपका जो मैंने कॉपर लिया, कॉपर का एक टुकड़ा, एक मटेरियल, और उसका इंसुलेटिंग नॉन कंडक्टिंग स्टैंड से हम लोग ऐसे रखे हुए हैं, इनिशियली इस पर 0 चार्ज था। इसके पास में नेबरहुड में एक मैंने चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के वजह से इस कॉपर पे क्या इफेक्ट होगा वो हम लोग को देखना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा, करेक्ट? चारों तरफ नहीं निकलेगा बट इधर भी तो निकलेगा। ड्रॉ कीजिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ ऐसे निकलेगा, ये चारों तरफ निकलते रहेगा, बट मुझे मेरा इंटरेस्ट था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मेटल को पेनिट्रेट करके जा सकता है इनिशियली, बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता है, राइट? अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में, इस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के रास्ते में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, कोर इलेक्ट्रॉन नहीं, कोर इलेक्ट्रॉन मोबाइल नहीं होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोबाइल होता है, फ्री, जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, राइट? तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स किधर लगना शुरू होगा? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। इसके रास्ते में भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके रास्ते में भी फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके रास्ते में भी फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, करेक्ट? ये सारा फ्री इलेक्ट्रॉन किधर आना स्टार्ट हो जाएगा? इस तरफ आना स्टार्ट होगा। वजह सर फोर्स तो इधर ही लगेगा, करेक्ट? बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म बता रहा हूँ। और ये सब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि ये सब आकर इस सरफेस पे आके जमा होना स्टार्ट होगा, करेक्ट? ठीक है ना? इसके वजह से इस सरफेस पे यहाँ पे कैसा चार्ज जमा होगा? नेगेटिव। पहले से नेगेटिव था नहीं, अब नेगेटिव हुआ किसके वजह से? ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। तो ये जो चार्ज अपीयर हो रहा है इसको बोलते हैं इंडक्शन के वजह से चार्ज। किसकी वजह से? मतलब किसी ने इंड्यूस किया चार्ज को अपीयर होने के लिए। तो इस यहाँ पे जो चार्ज बनेगा उसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। कौन सा चार्ज? इंड्यूस चार्ज। और इंड्यूस किसने किया? एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल, राइट? और यहाँ पे अगर माइनस क्यू रहेगा तो इनिशियली क्या इस चार्ज पार्टिकल को इसको टच किए हैं? तो अगर टच नहीं किया गया है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो फॉलो करेगा। इनिशियली अगर कॉपर न्यूट्रल था तो ऑल द टाइम तो न्यूट्रल ही रहेगा, करेक्ट एवरीवन? तो भाई यहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गया तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो इस सरफेस पे क्या अपीयर होगा? पॉजिटिव। बट कितना अमाउंट? अगर यहाँ पे माइनस क्यू तो यहाँ पे कितना रहेगा? प्लस क्यू। क्यों? क्योंकि अभी भी सर ओवरऑल इसको न्यूट्रल ही रहना है, बस चार्ज का सेपरेशन हो गया, बट सेपरेशन का वजह कौन बना? एक्सटर्नल फील्ड, राइट? एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल, करेक्ट ना? यहाँ तक हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया? दोबारा डायग्राम बनाना है, हटाइए इसको। भाई जो यस, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से चलना स्टार्ट हो गया था? इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में
आपका इनिशियली सिचुएशन ये था, ठीक है, ओवरऑल न्यूट्रल था। इसका मतलब हर जगह पे जितना प्रोटॉन था उतना इलेक्ट्रॉन था, करेक्ट। इसका कोई भी एक वॉल्यूम अगर लेंगे, कोई भी एक वॉल्यूम यहाँ से कट करेंगे, छोटा सा वॉल्यूम, तो अगर आपका कॉपर का एक टुकड़ा न्यूट्रल है तो ओवरऑल हर इसका पार्ट छोटा छोटा वॉल्यूम भी न्यूट्रल रहेगा। इसका मतलब इसके अंदर जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट एवरीवन। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस सरफेस की तरफ ज़्यादा हो गया, वजह आपको पता है। तो क्या हुआ कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ, तो एक्चुअल में यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ गया तो उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, बट यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो गया यहाँ से इधर, उसको कंपनसेट करने के लिए कहीं बाहर से आएगा, नहीं आएगा। मेरे बात को समझे। एक मैं वॉल्यूम सोचा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे बढ़ गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे बढ़ा तो यहाँ क्या इसमें आ गया, तो यहाँ पे तो ठीक है, अंदर में जितना रहा उतना है, बट यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ शिफ्ट हुआ तो क्या यहाँ इस सरफेस के बगल में जो इलेक्ट्रॉन रहा होगा उसको कंपनसेट करने के लिए बाहर से कोई इसको हेल्प करने के लिए, उसको डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए कोई बाहर से आएगा क्या? दिस इज द वजह कि हम लोग इस सरफेस पे क्या दिखाए, दिस इज द रीजन कि इस सरफेस पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज दिखाए हैं, करेक्ट ना, प्लस। और इस पे क्या दिखाए हैं, माइनस दिखाए। और उसके पीछे इस चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस क्यू प्लस क्यू। और यहाँ पे माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ऑल दी आर व्हाट, इंड्यूस्ड चार्ज, करेक्ट ना एवरीवन। अब देखिए नेक्स्ट सिचुएशन, अब ध्यान से सुनिएगा। तो एक्चुअल में मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा हम लोग काम किए हुए हैं कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल नहीं था, और जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ पे प्लेस किए तो सर ये सब प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा? जो आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमकर इसकी तरफ आएगा, नैनो सेकेंड यहाँ का चार्ज का रखना और यहाँ पे इस टाइप से चार्ज का डेवलप होना में टाइम गैप कितना है, नैनो सेकेंड, मतलब साइमल्टेनियसली, करेक्ट। जैसे आप पढ़ते हैं ना कैपेसिटर, तो स्कूल में पढ़ा दिया गया होगा, मैं नहीं पढ़ाया हूँ, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और कितना बढ़िया से टीचर उसको हाफ एन आवर टाइम लेकर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर समझाएंगे, और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को होने में टाइम लगता है नैनो सेकेंड। मतलब जितना पलक झपकाते हैं ना उसका कितना हजारवा हिसाब के कम टाइम में, करेक्ट। स्विच दबाना और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होना ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस, करेक्ट ना। ओके, अब यहाँ पे एक टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ कंडक्टर का मतलब होता है कि व्हेन इनसाइड द कंडक्टर मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्रीज कर जाए। कोई पूछेगा आज के बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ कंडक्टर, तो क्या बोलना है, जब कंडक्टर के अंदर या बाहर चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट क्या हो जाए, फ्रीज कर जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, करेक्ट एवरीवन। मैं लिखवा दूंगा, वेट करना है अभी, ये मैं बार बार टर्म यूज करने वाला हूँ। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ सर कि कंडक्टर के सरफेस पे या अंदर में चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट क्या हो जाए। देखिए तो वीडियो सही से आ रहा है, चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, फ्रीज कर जाएगा। तो सर फ्रीज क्यों करेगा, यहाँ से तो आपने बताया था
कि यहाँ से जब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है तो इस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसके रास्ते में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको जस्ट अपने अपोजिट डायरेक्शन में भेजते रहेगा। आई एग्री। बट यहाँ जो चार्ज पार्टिकल इस सरफेस पर जो इंड्यूस हो रहा है वो भी तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अगर इस सरफेस पे चार्ज पार्टिकल इंड्यूस हो रहा है तो जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज एक्युमुलेट होगा और यहाँ पे चार्ज एक्युमुलेट होगा तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अपना फील्ड क्रिएट करेगा, करेक्ट। लेकिन ये जो नेगेटिव, मान लेते मैं एक पॉइंट समझाने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया अंदर का, करेक्ट। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे या पॉइंट पी पे, मुझे पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज एक मिनट रुकना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। सर अब यहाँ पे एट पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल क्यू होगा, ड्यू टू माइनस क्यू होगा स्मॉल क्यू, एंड ड्यू टू प्लस स्मॉल क्यू होगा, राइट। इसका मतलब, लेकिन इसके वजह से किधर होगा, टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट, मोटा मोटी, एग्जैक्ट नहीं टुवर्ड्स लेफ्ट, बट नहीं था कि इसके वजह से टुवर्ड्स लेफ्ट होना चाहिए। किसी भी निगेटिव चार्ज पार्टिकल से की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके वजह से भी किधर होगा, इसके वजह से टुवर्ड्स लेफ्ट। इसका मतलब इन दोनों की वजह से ओवर मोटा मोटी टुवर्ड्स लेफ्ट, करेक्ट। और एक्सटर्नल फील्ड की वजह से किधर था, टुवर्ड्स राइट, करेक्ट। इसका मतलब सर इन जो चार्ज पार्टिकल इंड्यूस हुआ वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा, राइट। सपोर्ट करता है या अपोज करता है, अपोज करता है, करेक्ट। और आफ्टर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ड्यू टू इंडक्शन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, ड्यू टू इंडक्शन ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अचीव्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब जो मोबाइल चार्ज पार्टिकल जहाँ पे है वहाँ पे ही फ्रीज कर जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो सर स्टॉप होने का मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो, और स्टॉप होने का मतलब नेट फोर्स जीरो। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आफ्टर सम टाइम व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अचीव्ड, तो इस पे इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, करेक्ट। और अब इस जिस टाइम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अचीव करेगा उस टाइम पे सिर्फ एक्सटर्नल इसका फील्ड रहेगा, इसका फील्ड रहेगा, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ए और ए दोनों का फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या करेगा, नेट फोर्स जीरो करेगा, और ऐसा एक्सपेरिमेंटली होता है, करेक्ट। तो एक पॉइंट लिखिए, in case of conductor, in case of conductor, comma, due to induction of external charge particle, due to induction of external charge particle, electrostatic equilibrium achieved, electrostatic equilibrium achieved, comma, at electrostatic equilibrium, at electrostatic equilibrium, movement of mobile charge particle stop, movement of mobile charge particle stop, comma, it happens only when, it happens only when net force on mobile charge particle, net force on mobile charge particle becomes zero. It happens only when net force on mobile charge particle is zero.
करेक्ट ना। बट यहाँ पे नेट फोर्स, तो फोर्स कौन कौन लगाएगा, किसका किसका फील्ड, और हम लोग को किस पे बोल रहे हैं, किसका मूवमेंट स्टॉप हो जाता है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ गया। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ कंडक्टर, व्हेन मोबाइल चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट क्या हो जाए, फ्रीज कर जाए, रुक जाए, जो जहाँ है वहाँ पे रुक जाए, राइट। तो नेट फोर्स जीरो, और इस पर फोर्स लगाएगा कौन, ये दो तीन जगह आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी सब इस तरह के बात आएगा। तो सर इस पे एक तो लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल किसका मान रहे हैं, कैपिटल क्यू का। और एक और कौन लगाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि सर ए हो गया जीरो, करेक्ट। पहला पॉइंट बहुत बड़ा रिजल्ट है, जिसका जितना छोटा समझ रहे ना, कमाल का रिजल्ट है। इसका मतलब क्या समझे, इन दोनों को ही तो हम लोग बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट ना। तो इस आज के बाद अगर इट इज़ वेरी, यहाँ ध्यान से सुनना है, आज के बाद कोई भी कंडक्टर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब जहाँ पे चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, राइट। मतलब किसी भी कंडक्टर में अगर चार्ज पार्टिकल, कंडक्टर में बोल रहा हूँ भाई, कंडक्टर में अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट में, राइट, तो उसके अंदर के कंडक्टर के अंदर के पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आज के बाद जीरो, करेक्ट। ये बहुत बड़ा रिजल्ट है, जीरो होना ही पड़ेगा, करेक्ट। तो सर देखिए आपने क्या किया था, आपने जानबूझकर यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रख दिया ताकि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करे, राइट। बट कुछ देर के लिए पास किया, बट आफ्टर नैनो सेकेंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड फिर से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। कौन मिलकर जीरो कर दिया, इंड्यूस और एक्सटर्नल दोनों मिलकर वहाँ पे क्या कर दिया, जीरो। तो कंक्लूजन इज दैट कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट कंडक्टर के वॉल्यूम में, मतलब अंदर में, कंडक्टर के वॉल्यूम में मतलब मटेरियल के अंदर, ऐसा नहीं कि आपने ये बोल दिया कि सर यहाँ पे हॉलो स्फीयर है, यहाँ पे तो आपने कंडक्टर की बात नहीं है कि था, मैं कंडक्टर के मटेरियल के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फील्ड फ्री रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डैम श्योर जीरो होगा ही होगा, करेक्ट। लेकिन एक कब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये नहीं कि सर आप ये बताइए कि T इक्वल टू जीरो से T इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के बीच का में, भाई उसका नहीं, आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, राइट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। सर इसका फ़ायदा क्या रहेगा, इसका फ़ायदा ये रहेगा, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, यू कांट बिलीव, मतलब आपके इमेजिनेशन से बहुत दूर का बात है। इसका पहला फ़ायदा तो ये है कि सर ये पता रहेगा तो ये निकल जाएगा, राइट। ये पता रहेगा तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, करेक्ट ना एवरीवन। इसका मतलब है कि किसी भी ईच एंड एवरी पॉइंट पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर रहेगा और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, करेक्ट। चलिए इसको हटाएं, पहले 5 स्टार देख के एक कंक्लूजन लिखिए, बहुत बड़ा कंक्लूजन है मेरे लिए। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट inside the conductor net electric field is always zero. Net electric field is always zero. Net electric field is always zero. Yes, in case of electrostat, इलेक्ट्रोस्टैट बोलने का मतलब होता है जहाँ पे चार्ज पार्टिकल रेस्ट में आ गया, करेक्ट।
इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टेट इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल रहा हूँ, दोनों का कंबाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, राइट? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। हो गया ना? यहाँ पे रुकूंगा भाई, जल्दीबाजी नहीं करूंगा, बहुत बड़ा रिजल्ट है, इसमें बहुत कुछ समझाना है, लेकिन साथ में लिख लीजिएगा आफ्टर अचीविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, आफ्टर अचीविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, करेक्ट? अब देखिए, अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, आप यहाँ देखिएगा एवरीवन, आपको समझाने के लिए मैं 3 पॉइंट लिया। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट P1 है, एक पॉइंट P2 है, एक पॉइंट P3 है, ठीक है? यहाँ पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया रहता और मैं आपसे पूछता फाइंड द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1, P2 एंड P3, आपसे पॉसिबल था निकालना? आप यहाँ सबको देखना है एट पॉइंट P1, P2 एंड P3 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, मुझसे तो पॉसिबल नहीं था फाइंड आउट करना। पहला बात तो मुझे Q का वैल्यू नहीं पता था, राइट? ये पता है कि यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, अमाउंट भी इक्वल रहेगा, बट सर इसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और ये सरफेस कैसा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ही नहीं पता है, सरफेस कैसा, सर्कुलर है, पैराबोलिक है, पैराबोलॉइड है, नहीं पता है, चाहे सिग्मा कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ये नहीं पता है, तो क्या आपसे निकल पाएगा? या यहाँ से इसका डिस्टेंस पता है? तो भाई आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन था, आपके जोन से बाहर था। आप सिर्फ इन माइनस के और प्लस की हेल्प से आप यहाँ पे P1 पे आप नहीं निकाल सकते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट ना? लेकिन अभी जो हम लोग देखे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सर एक काम करेंगे, ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू के हेल्प से नहीं निकलेगा, बट ये तो पता है E एक्सटर्नल प्लस E इंड्यूस इक्वल टू 0, राइट? तो सर इंड्यूस निकालने के लिए हम लोग एक्सटर्नल निकाल लेंगे पहले, और अगर एक्सटर्नल पता चल जाएगा तो देखिए उसी वजह से मैंने यहाँ से इसका डिस्टेंस R1 दे दिया। आप माइनस क्यू प्लस क्यू की वजह से नहीं निकाल सकते, बट इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से तो बता सकते हैं, क्योंकि मैंने डिस्टेंस दे दिया। तो इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अगर E1 है, E1 करेक्ट, तो ये E1 का वैल्यू बता पाएंगे? ये E1 मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट P, सर हो जाएगा Q/4πε0 R1Q R1, इज इट राइट? ये निकल गया। तो पॉइंट 1 पे ये लेकिन एक्सटर्नल है, तो पॉइंट 1 पे इंड्यूस्ड सर माइनस Q/4πε0 R1Q R1, इज इट राइट? अब देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड इसका डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर किया होगा, वो भी नैनो सेकेंड में। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितना पॉइंट रहा होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, और हर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग मैग्नीट्यूड अलग अलग डायरेक्शन में रहा होगा, और उस हर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को इंड्यूस्ड चार्ज काउंटर किया है और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो किया है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, समझ रहे हैं कॉम्प्लिकेशन? इसका मतलब कंडक्टर ने अपने सरफेस पे इस तरीके से चार्ज को इंड्यूस किया
कि कंडक्टर के अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंटर कर दिया और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक पॉइंट पे या ईच एंड एवरी पॉइंट पे जीरो किया है, ईच एंड एवरी पॉइंट पे। समझ गए? समझ रहे मैंने क्या बोलने की कोशिश किया? सिर्फ यहाँ पे काउंटर किया, यहाँ पे काउंटर किया, या इसके अंदर जितना भी पॉइंट है उसके हर पॉइंट के पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन कैंसिल कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है, काउंटर कर रहा है, जीरो कर रहा है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब चार्ज को उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या, बिल्कुल रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, कंडक्टर के अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया गया, जीरो किया गया। समझ गया स्टूडेंट? तो ये इसका खासियत था। अब P2 पे पूछेंगे तो नहीं निकाल लीजिएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सर? एक्सटर्नल पहले निकाल लेते हैं और उसमें माइनस लगा देंगे, राइट। Q/4πε0 R2Q R2, देखते मैंने सही लिखा? तो जो आप स्मॉल q से नहीं काम कर सकते थे वो इस फार्मूला के हेल्प से आपने कर दिया। कंडक्टर के कौन से प्रॉपर्टी से? इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टेट इनसाइड द कंडक्टर ऑलवेज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। करेक्ट? लेकिन जीरो कब होता है? आफ्टर अचीविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, राइट। यहां तक अगर समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगा। हो गया एवरीवन? हाँ, मतलब कहने का सेंस है कि एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल के वजह से कंडक्टर के सरफेस पे, अगर एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल को कंडक्टर के नेबरहुड में रखते हैं तो कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज का, देखिए चीज़ों को ऐसे समझिए। एक इनका क्वेश्चन बर्नल का है, हाँ ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि पहले इस कॉपर जो कंडक्टर है उसके नेबरहुड में एक चार्ज पार्टिकल नहीं था, ये नहीं था, इसको माइनस कर दीजिए, तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। करेक्ट? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज पार्टिकल की वजह से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से क्रिएट होगा, ये सबसे पूछ रहा हूँ, ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, राइट। इसमें अगर ये मेरा न्यूट्रल है, आप कॉपर का एक टुकड़ा उठा लिए, अब उसमें बोल सकते हैं सर अंदर में तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, आई एग्री, बट इसका कोई भी छोटा सा वॉल्यूम लेंगे dV तो ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, बट जितना इस पे इलेक्ट्रॉन रहेगा ना इसके अंदर उतना ही प्रोटॉन भी रहेगा और ऑल द टाइम ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। इसलिए जब यहाँ पे कोई इसके नेबरहुड में पहले कोई चार्ज पार्टिकल नहीं रखे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो। अब जैसे ही यहाँ पे एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल रखे तो कुछ मोमेंट के लिए, फॉर ए मोमेंट, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। करेक्ट? लेकिन अगर ये आइसोलेटेड कंडक्टर है, कौन सा, इफ एनी कंडक्टर इज इनिशियली आइसोलेटेड, इफ एनी कंडक्टर इज आइसोलेटेड and initially net charge on this conductor is zero, then all the time net charge जीरो रहेगा। ये बात तो एग्री है? आइसोलेटेड है तो किसी चार्ज लेगा ही नहीं, चार्ज का ट्रांसफर होगा नहीं। करेक्ट एवरीवन? लेकिन फॉर ए मोमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, किसका, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके वजह से कुछ टाइम के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन का, मोबाइल इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ और इसके तरफ आ गया, और वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरीके से हुआ है कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज जमा होना स्टार्ट हुआ। निगेटिव चार्ज यहाँ पे ही हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसी डायरेक्शन में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है। ये बात समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है? तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना? ओके, लेकिन यहाँ पे इंड्यूस चार्ज पार्टिकल भी का भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, क्योंकि चार्ज जब एक्युमुलेट हो रहा है किसी जगह पे तो अपना खुद का फील्ड भी वो क्रिएट करेगा। बट इंड्यूस चार्ज
इस तरीके से सरफेस पे एक्यूमुलेट होगा, सो दैट अगेन वो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर सके। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मिलकर जीरो करेगा। करेक्ट स्टूडेंट? और सिर्फ एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करेगा या ईच एंड एवरी पॉइंट पे? ईच एंड एवरी पॉइंट पे करने के लिए अपना उसका एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट रहेगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का एक खास अरेंजमेंट रहेगा, जिसके वजह से सारे पॉइंट को सेटिस्फाई कर सके अंदर में। करेक्ट? अब वो अरेंजमेंट का तरीका मुझे भी नहीं पता है कि इसमें सिग्मा कैसे वेरी करेगा, बट ये पता है कि ईच एंड एवरी पॉइंट को सेटिस्फाई कर देगा। करेक्ट? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, समझ में आ गया? तो वो अरेंजमेंट एक्चुअली मुझे नहीं पता है। एनीवे, यहाँ देखिए, अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखिए कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं इतना मोटा कंडक्टिंग वायर रखा, और कंडक्टिंग वायर में करंट का फ्लो हो रहा है, और करंट का फ्लो ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। और ए से बी की तरफ करंट का फ्लो हो रहा है, ये मेरा कंडक्टिंग वायर है। तो हायर पोटेंशियल, तो ए क्या रहेगा हायर पोटेंशियल पे, और बी क्या रहेगा लोअर पोटेंशियल पे। और करंट का डायरेक्शन में हाइपोथेटिकली हम लोग मान लेते हैं करंट का डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन, मूवमेंट का, मूव तो करता है इलेक्ट्रॉन, बट समझाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पॉजिटिव पार्टिकल का मूवमेंट बताते हैं। राइट? तो भाई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, करंट डायरेक्शन में किसका मूवमेंट मानते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का। तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो डैम से उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा, बिना फोर्स को तब मूव करेगा नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पे Q है, तो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इस पर कौन फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। करेक्ट ना? अरे होना भी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, पढ़ाए हैं ना? बोलते ही नहीं भाई, सबसे बड़ा चीज़ ये है, समस्या है ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है, ये राइट? तो अब यहाँ पे तब आप नेक्स्ट बोलेगा सर ये तो कंडक्टर होते हुए भी इसके अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। मैं एकदम 100% करेक्ट बोल रहा हूँ। मैंने बोला था कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है जब चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट स्टॉप रहता है, फ्रीज रहता है। जब मूव नहीं करते रहता है तो करंट के फ्लो में चार्ज पार्टिकल फ्लो में रहता है। राइट? मूव कर रहा है, मोबाइल चार्ज है। करेक्ट ना? इसका मतलब जब तक करंट का फ्लो होता रहता है कंडक्टर में, तब तक कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, चार्ज वहाँ पे रेस्ट में नहीं है। तो इस चार्ज जब तक रेस्ट में नहीं रहेगा तब तक मेरा वो स्टेटमेंट वैलिड नहीं रहेगा। जहाँ पे कंडक्टर है और उसमें चार्ज पार्टिकल अगर फ्रीज कर गया, मोबाइल नहीं है, तब मेरा वो स्टेटमेंट था। करेक्ट? इसका मतलब जिस वायर के थ्रू करंट का फ्लो होता रहेगा उस वायर के अंदर ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, वही तो चार्ज पार्टिकल फोर्स लगा के पुश करते रहेगा। करेक्ट? तो आप डिफरेंस समझ में आ गया कि मेरा स्टेटमेंट क्या था? चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा उसके लिए था कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए था? अब इस पर अगर एक प्रॉब्लम बना लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन आता है। नहीं? चलिए,
ओके एनीवे अभी क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, मैं क्वेश्चन ही डायरेक्ट देता हूँ। एक क्यूब है और क्यूब के सेंटर से डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है और एक कंडक्टर है। क्यूब किसका है? कंडक्टर। तो पूछा गया है फाइंड द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, यही क्वेश्चन था। तो अगर यस इंड्यूस का मतलब अंदर का चार्ज तो बोल ही नहीं रहा हूँ मैं, उस पर आऊँगा। सरफेस पे जो चार्ज अंदर में ऑल द टाइम इनसाइड द कंडक्टर नेट चार्ज ऑलवेज जीरो रहेगा, करेक्ट। कहीं पे अगर चार्ज नजर आएगा, कहीं पे भी अगर चार्ज है तो चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ही स्टूडेंट, नहीं। इसका मतलब अंदर का चार्ज की वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कंडक्टर में, या जो सरफेस पे चार्ज आकर सेपरेट डेवलप हुआ। कंडक्टर के अंदर पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोल रहे हैं, इसका मतलब है कंडक्टर के अंदर ऑलवेज ईच एंड एवरी वॉल्यूम ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। छोटा सा छोटा वॉल्यूम है, जितना प्रोटॉन रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन रहेगा, करेक्ट। छोटा से छोटा वॉल्यूम में जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। कोई डाउट? इसलिए इंड्यूस जो चार्ज हुआ वो किसकी वजह से हुआ? दोनों सरफेस को मिलाकर, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को मिलाकर जो कंबाइन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, उसको मैं इंड्यूस बोल रहा हूँ। सिर्फ निगेटिव की वजह से नहीं, किसके किसके वजह से? माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू, स्मॉल क्यू, राइट, उसके वजह से जो हुआ था। तो मान लेते हैं कि देखिए एक यही मैं ये टॉपिक को आज नहीं लेता और ये आ जाता कि फाइंड द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, और बस यहाँ पे दिया था कि इस क्यूब का, मेटल के क्यूब से यहाँ पे बाहर में एक एक्सटर्नल चार्ज रखा गया जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। और इंडक्शन का आपको नॉलेज ही नहीं रहता कि इसके वजह से एक्चुअली चार्ज इंड्यूस कैसे हुआ। तो पहला तो अब तो ये नॉलेज हो गया कि इसके वजह से चार्ज का इंडक्शन होगा, बट वो इंडक्शन का अमाउंट चार्ज का कितना रहेगा और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका तो बिल्कुल भी आपको नॉलेज नहीं है। तो क्या इंड्यूस चार्ज के वजह से आप निकाल पाएंगे इंटीग्रेट करके? आपके बस की बात है, मेरे बस की बात तो नहीं है। लेकिन सर इस फार्मूला की वजह से हम लोग निकाल पाएंगे, करेक्ट। तो जो काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता था वो काम 1 सेकंड में आपसे हो जाएगा। बजाय सर ई इंड्यूस निकालने के लिए सारा पॉइंट लिखवाएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, पहला ही क्लास है ना कंडक्टर का। तो बस आपको क्या करना है, सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसमें माइनस लगा देना है। इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उतना ही मैग्नीट्यूड में क्रिएट करेगा। डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहेगा, करेक्ट। तो हम लोग से पूछा जाएगा ये, हम लोग निकालेंगे क्या ए या निकालेंगे ए? यस। तो अब तो आपसे बन जाएगा इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा सर? Q/4πε0 d², इज इट राइट? चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? जीरो। बट उस टाइम पे कंडक्टर ए स्टेटमेंट किसके लिए? जब कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो, मतलब वो कंडक्टर में चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा है।
कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इस कंडीशन के लिए, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, पता है कि नहीं? इसका मतलब है कि कंडक्टर, यहाँ देखिए, तो कंडक्टर के जस्ट अंदर, कंडक्टर के अंदर का बात कर रहा हूँ, कंडक्टर के सरफेस के बाहर का नहीं, कंडक्टर के अंदर का, मतलब इस सरफेस का, दो सरफेस नहीं, क्या अंदर से एक बाहर से, लेकिन अंदर का सरफेस तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे मटेरियल है, बट यहाँ से लेकर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का डिफरेंट पोटेंशियल रहेगा या सेम पोटेंशियल? सेम पोटेंशियल। इसका मतलब है कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल, राइट? in case of electrostatic equilibrium conductors are what? इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल का मतलब उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम पोटेंशियल, और कंडक्टर का सरफेस ऑल्सो बिकम्स इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट? ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडक्टर बिकम्स इक्विपोटेंशियल एंड द सरफेस ऑफ कंडक्टर बिकम्स इक्विपोटेंशियल सरफेस। इज इट राइट? तो एक मैं लिखवा दूंगा पॉइंट को। और यहाँ पे क्या था, जो इंड्यूस चार्ज डेवलप हुआ था, प्लस क्यों था ना? और इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कट करता है? अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के सरफेस से दिखाते हैं तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बाहर के लिए मैंने नहीं बोला है, राइट? इसका मतलब है कि कितना एंगल बनाकर जाएगा अगर यहाँ से शुरू भी होगा तो 90 डिग्री। एग्री हैं आप लोग? और अगर यहाँ पे आएगा भी तो कितना डिग्री बना के आएगा इस सरफेस पे? ठीक है? बट मेरा क्वेश्चन है कि डाइपोल के केस में कैसे होता था, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ऐसे लाइन आता था, राइट? कंडक्टर में ऐसे यहाँ से मेरा क्वेश्चन है कि इस टाइप का सिचुएशन होगा या नहीं होगा कि यहाँ से डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डाइवर्स करे और निगेटिव चार्ज पे आकर कन्वर्स करे, क्योंकि डाइपोल में ऐसा होता था, राइट? डाइपोल में ऐसा होता था ना, तो ऐसा होगा या नहीं होगा? जो भी आपको लगता है कुछ तो आंसर दे ही सकते हैं इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाने के बाद। इस सब लोग से क्वेश्चन है, थिंक ओवर इट। ऐसा होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? बोले बर्निल, इज इट पॉसिबल इस टाइप का सिचुएशन जैसे डाइपोल में होता है? मीनाक्षी ज्वाइन किए हुए हैं, आप बताइए तो इस टाइप का पॉसिबल है?
क्योंकि डाइपोल में ऐसा होता था, राइट, पॉजिटिव टर्मिनल से डाइवर्स करके नेगेटिव टर्मिनल पे आता था, करेक्ट ना। यहाँ पे होगा या नहीं होगा? एक ही इसका आंसर है। हाँ गौरव, क्यों नहीं होगा? नहीं ना, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मुड़ सकता है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स 90 डिग्री बनाकर निकलते हुए भी एक किसी की तरफ इंक्लाइन हो सकता है। देखिए यहाँ देखिए, इन केस ऑफ कंडक्टर, इन केस ऑफ कंडक्टर, अगर कंडक्टर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है और कंडक्टर के ही दो अलग अलग पार्ट में चार्ज का अगर सेपरेशन हुआ है, तो इस टाइप का लाइंस ऑफ फोर्स, इस टाइप का पैटर्न नहीं एग्जिस्ट करेगा। और क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? कि सर अगर इसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं, ऐसा अगर होता है, तो मेरे इक्विपोटेंशियलिटी के कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा? अगर इस टाइप के लाइंस ऑफ फोर्स अगर हम लोग सोचते हैं कि यहाँ से निकल कर यहाँ पे जाता है, देन वी नो दैट व्हेन वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल शुड बी डिक्रीज इलेक्ट्रोस्टैट में, राइट? अब हाँ ना बोलिएगा ही नहीं तो समझाएंगे किसको भाई? मतलब इतने सारे स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं, एक भी रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं देते हैं, हाँ ना भी नहीं बोलते हैं, तो कैसे आदमी बच्चा को पढ़ाएगा? आपको इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाए हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल शुड बी डिक्रीजेज? तो इसका मतलब इफ दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इफ एराइजेज, अगर ऐसा पॉसिबल है कि कंडक्टर में ही एक जगह से डाइवर्ज करके दूसरी जगह पे कन्वर्ज करे, तो उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट का, पॉइंट 1 का और पॉइंट 2 का, दिस शुड बी एट हायर पोटेंशियल एंड दिस शुड बी एट लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग V1 ग्रेटर देन V2, बट कंडक्टर्स आर व्हाट? इक्विपोटेंशियल। तो दो अलग अलग बात हो जाएगा ना, दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, राइट? दिस इज द मेन रीजन गौरव, समझ गए? दिस इज द रीजन कि आज के बाद बिकॉज कंडक्टर्स, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे एरो देके लिखें कि दिस टाइप ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज नॉट पॉसिबल when conductors, even if when conductors are in electrostatic equilibrium, because conductors are equipotential, and if this type of lines of force are arises, then it contradict equipotentiality concept, right? तो क्या मैंने जो बोला उसको खुद के लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं? 2 मिनट का टाइम दूंगा, लिख पाएंगे? लिख लीजिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट था। हाँ नहीं, मैंने एक्सटर्नली नहीं बोला था, लेकिन मैंने बोला कि क्या है, यहाँ का लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से जो निकला है वही यहाँ पे आके फॉल करेगा, मैंने ये बोला। तो ये जो पॉइंट है तो कंडक्टर का ही पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है वो कंडक्टर का ही पॉइंट है। तो एक्चुअली V1 इक्वल टू V2 हो गया। पहला तो आप बोल रहे हैं V1 इक्वल टू V2 अकॉर्डिंग टू इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट, राइट? तो पहले ना आपने बोल दिया V1 इक्वल टू V2, और उसके बाद आपने क्या बोल दिया? अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ही नहीं, इसलिए अंदर से तो जाएगा ही नहीं, करेक्ट? और यहाँ से ही इसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को लेकर यहाँ से घूमते हुए आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ से इस पॉइंट 1 से चला, अब पॉइंट 1 से चलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ही आते हुए यहाँ पे पॉइंट 2 पे आया। तो जब इस लाइंस के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे तो मेरा पोटेंशियल डिक्रीज करते रहेगा, राइट? और यहाँ पे आते आते यहाँ पे आकर डिक्रीज करते जाएगा कंटिन्यूसली, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर है। तो इस लाइंस ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग इसका पोटेंशियल तो 2 का पॉइंट 2 पे जब आ गए,
तो पॉइंट 2 का पोटेंशियल कम होना चाहिए पॉइंट 1 से, क्योंकि पॉइंट 1 से ही वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आया है, अब पॉइंट 2 पे जा रहा है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग तो V2 का पोटेंशियल कम होना चाहिए, V1 का पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, बट इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कांस्टेंट V1 इक्वल टू V2। तो दोनों अलग अलग एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। एंड वी नो दैट कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल, राइट। दिस इज द रीजन कि दिस टाइप ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कंडक्टर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है और कंडक्टर के किसी दो पार्ट में अगर चार्ज का सेपरेशन हुआ है ड्यू टू व्हाट रीजन, कोई भी रीजन से, तो इस टाइप का इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा कि पॉजिटिव पार्ट से डाइवर्स करके निगेटिव वाले पार्ट पे आगे कन्वर्स करेगा। वजह, बिकॉज कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इज इट राइट? सबको समझ में आ गया ये बात? तो ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एक और पॉइंट लिखिए, सिंस कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल hence its surface is also equipotential surface, hence its surface are equipotential surface। बट ये सारा स्टेटमेंट किसके लिए है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए, राइट। hence its surface is also equipotential surface, therefore electric lines of force always diverge or converge if it happens then perpendicularly। yes, क्या बोल रहे थे? कहाँ पूरा लाइन बोली तो? बोलो भाई, पूरा क्या लाइन मैंने बोला है, बोलो ना लाइन को। इफ कंडक्टर्स आर क्या, hence its surface is equipotential surface, therefore, मैं बोल रहा हूँ फिर से सुनिए, therefore electric lines of force diverge or converge perpendicularly, diverge और converge perpendicularly। कहने का सेंस है कि अगर डाइवर्ज और कन्वर्ज होता है तो ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होगा उस पॉइंट पे, राइट। करेक्ट ना? मैंने ये नहीं बोला कि हर कंडक्टर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ही रहेगा, बट अगर रहेगा और डाइवर्ज और कन्वर्ज करेगा तो 90 डिग्री बना के करेगा। लेकिन ये किसके लिए है? जब कंडक्टर पे चार्ज पार्टिकल मोबाइल हो या रेस्ट में हो, रेस्ट में हो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में कंडक्टर के अंदर के मटेरियल में ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? जीरो रहेगा। यहाँ समझिएगा तो कैपेसिटर समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। करेक्ट? इस पे तो बहुत बढ़िया बढ़िया आज से 10 साल पहले ही 15 साल पहले IIT ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। यहाँ जानिएगा तब वहाँ पे बना पाइएगा, नहीं जानिएगा बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में कंडक्टर के अंदर आज के बाद कितना बार एक ही बात को बोल दिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। बट वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इंड्यूस चार्ज का या एक्सटर्नल इंड्यूस दोनों मिलाकर और इंडक्शन के वजह से जो चार्ज रहता है वो चार्ज कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पे एक्यूमुलेट होता है या सरफेस पे जाता है? सरफेस पे अपेयर होता है, अंदर में नहीं रहेगा। इसका मतलब कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में कंडक्टर के मटेरियल के अंदर किसी भी छोटा से छोटा वॉल्यूम में ऑलवेज नेट चार्ज जीरो रहेगा। समझे साहब? ऑलवेज न्यूट्रल रहेगा। करेक्ट? डीवी भी छोटा से छोटा भी वॉल्यूम लेंगे। सर ऐसा क्यों? ऐसा वजह यह है कि कंडक्टर के अंदर मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और कंडक्टर के मटेरियल में के अंदर आपने बोल दिया नहीं छोटा सा चार्ज Q1 रहेगा। सर तो बस Q1 रहेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना स्टार्ट हो जाएगा ना।
करेक्ट। तो आप जो बोल रहे हैं उसका उल्टा काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, करेक्ट। और कंडक्टर के किसी वॉल्यूम में आप बोल रहे हैं नेट चार्ज रहेगा, दोनों बात अपोज नहीं कर गया? क्योंकि चार्ज रहेगा तो चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड या तो डाइवर्ज नहीं तो कन्वर्ज करेगा ही करेगा। चार्ज पार्टिकल रहेगा मतलब उससे इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेट हो जाएगा, वहाँ पे या तो डाइवर्ज करेगा, अगर निगेटिव रहेगा तो वहाँ पे कन्वर्ज करेगा, पॉजिटिव रहेगा तो डाइवर्ज करेगा, राइट। दिस इज द वजह कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक में उसके छोटा से छोटा वॉल्यूम में नेट चार्ज ऑलवेज जीरो, राइट। तो चार्ज कहाँ पे अपियर होगा इंडक्शन की वजह से? कंडक्टर के मटेरियल में, अंदर में, या सरफेस पे? सरफेस पे, करेक्ट एवरीवन। ओके, हो गया ना? एक कोई आर्बिट्ररी शेप बना रहा हूँ, ठीक है। बोलिए, किसी भी कंडक्टर को चार्ज कैसे किया जाता है? चार्जिंग ऑफ कंडक्टर। एक्चुअल रीजन बोलिएगा। हाउ कैन बी चार्ज ए कंडक्टर? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ देखिए, जैसे कभी कभी बोला जाएगा कि यहाँ पे ये मेरा कंडक्टर है, करेक्ट। और सो मेनी टाइम्स मैं बोलूँगा कि इस कंडक्टर पे मैंने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे डाल दिया, राइट। या क्यू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डाल दिया। तो किसी एक पॉइंट पे चार्ज रख डालते हैं और वही चार्ज पूरे सरफेस पे फैल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक कैसे होता है? दूसरी बात, अगर एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है, एकदम रियलिटी में बताया जाएगा, कंडक्टर है एकदम सॉलिड कंडक्टर, अब पॉजिटिवली चार्ज करना है, कैसे करेंगे? आइडिया दीजिए। क्या इस पे प्रोटॉन ला के रख देंगे? प्रोटॉन तो मूव करता नहीं है भाई, राइट। तो सर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आउट कर देंगे, राइट। रियल में तो होगा ये कि पॉजिटिवली चार्ज करना है तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन आउट कर देंगे। और निगेटिवली चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन दे देंगे। इलेक्ट्रॉन ले और दे सकते हैं, प्रोटॉन नहीं, करेक्ट। वो बोलने का एक तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है कि करंट का डायरेक्शन में, वायर में, सॉलिड कंडक्टर में, सॉल्यूशन में नहीं, कि करंट डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट को मानते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए। रियलिटी में तो हो तो रहा है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, राइट। रियलिटी में तो होता ये है। उसी तरीके से अगर आज के बाद किसी सॉलिड कंडक्टर को अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है, मतलब उसके किसी एक पार्ट से इलेक्ट्रॉन आउट कर देंगे, राइट। अगर निगेटिवली चार्ज करना है, हालांकि इतना डेप्थ में आप सोचिएगा नहीं, जस्ट हम लोग क्लास ले रहे हैं, थ्योरी क्लास, तो कुछ समझा देते हैं। तो मान लेते हैं कि इनिशियली इस पार्ट से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन को आउट कर दिया, सिर्फ इस पार्ट से, अरे कंडक्टर है, तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आउट कर देंगे तो जितना अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का आउट किया है उतना अमाउंट ऑफ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया, करेक्ट एवरीवन। मतलब यहाँ पे टोटल क्यू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसी को ऐसे बुलाता है कि मैंने क्यू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डाल दिया। इस कंडक्टर पे हाउ मच अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज मैंने पुट किया? सिर्फ इस यहाँ पे इनिशियली, बट आपने सिर्फ इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज दिया था, बट ये पॉजिटिव चार्ज सिर्फ इस जगह पे रहेगा या कंडक्टर के पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? कैसे? देखिए ऐसे, सर इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे ये काम होगा नैनो सेकंड में, जो मैं दिखा रहा हूँ ना आधा घंटा से, वो काम नैनो सेकंड में हो जाएगा। आप चार्ज यहाँ पर डालिएगा, राइट, वो चार्ज कंडक्टर के सारे सरफेस पे फैल जाएगा। और उसका बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है, आपने इस पॉइंट पे चार्ज को डाला तो चार्ज तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, राइट।
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ज होगा, करेक्ट ना एवरीवन? ये t इक्वल टू 0 का टाइम का बात है, ठीक है? हो गया? अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाना शुरू करेगा, करेक्ट ना, है ना? बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है। तो आपको नहीं था कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसके तरफ जाना स्टार्ट हो गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसके तरफ, राइट? यहाँ का इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा हो गया है कि कहीं पे हनी है और हनी के चारों तरफ मधुमक्खी होता है ना, क्या उसको बोलते हैं इंग्लिश में, जो भी बोल लीजिएगा, चारों उसकी तरफ जा रहा है, राइट? तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आया, उसके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो सारा फ्री इलेक्ट्रॉन उस ये लाइंस ऑफ फोर्स क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा इसके तरफ, राइट? क्योंकि ओरिजिन तो यहाँ पे ही है, इस पर फोर्स इधर लगेगा तो इसका मूवमेंट इधर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, राइट? तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गया उसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप हो गया थोड़ा, यहाँ का पॉजिटिव नहीं आया, पॉजिटिव ये जो डेवलप हुआ तो यहाँ का जो पॉजिटिव डेवलप होगा उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव कम होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इस तरीके से ये होते हुए चला जाएगा, समझ गए? और जब इस टाइप का सिचुएशन होगा तो अभी ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा था, जब यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डेवलप होते रहेगा तो ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड अब एक दूसरे को काउंटर करेगा, राइट? और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, फ्रीज कर जाएगा, और जहाँ पे जब मोबाइल चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट रुक जाता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। और वो कब होगा, जब अंदर में नेट फोर्स 0 हो जाएगा, राइट? जब अंदर में नेट फोर्स, तो एक्चुअल में इनिशियली हम लोग पॉजिटिव चार्ज को लोकलाइज किए थे, किसी एक जगह पे दिए थे, बट वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कंडक्टर के पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म ये था। आप लोग को समझ में आया? दिखा दीजिए। और मैं जानबूझ के कंडक्टर का शेप आर्बिट्रेरी ले रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट? तो इनिशियली यहाँ पे चार्ज क्यू दिए थे, राइट? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से अभी भी इस पे टोटल चार्ज क्यू रहेगा, ठीक है? अभी भी टोटल चार्ज एक्चुअली क्यू ही रहेगा, बट यहाँ देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, और एक काम कितना देर में होगा, नैनो सेकंड में। बट यहाँ देखना है रोशन कुमार, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इतना इस तरीके से होगा, अपने सरफेस पे चार्ज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि इन सब के वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, इस पॉइंट पे बोलिए तो 0, क्योंकि यहाँ का जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा वो फ्रीज कर गया, रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है, नेट फोर्स 0। और इसका मतलब ये सब पूरा सरफेस का डी क्यू मिलकर यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया है, 0 इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब है कि ये बहुत सिंपल वाला डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है,
एक यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा इस शेप के लिए, सो दैट कंडक्टर के अंदर के ईच एंड एवरी पॉइंट को सेटिस्फाई कर दे और ईच एंड एवरी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। इट राइट? इसका मतलब है कि फॉर ए गिवन शेप ऑफ कंडक्टर, फॉर ए गिवन शेप ऑफ कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन। एक गिवन शेप के लिए उस सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वो वैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंडक्टर के ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। करेक्ट? मेरे बात को समझे आप लोग? यस। तो सर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन था, और इसमें क्या किया कि मैंने कुछ देर के बाद ये जो क्यू था डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मैंने थोड़ा सा हैमरिंग कर दिया, और यहाँ पे जो ऐसा शेप था इसको शेप को थोड़ा यहाँ पे बिगाड़ दिए, हैमरिंग कर दिए। तब क्या होगा? फिर से अगेन रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, और फिर से अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूशन करके अगेन ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेगा कि फिर से ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। इसका मतलब हर अलग अलग शेप के लिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग रहेगा, और वो एक गिवन शेप के लिए वो यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। हर शेप के लिए सेम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। राइट? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ये नहीं बोला कि यहाँ पे कहाँ पे अभी चार्ज ज़्यादा जाएगा कम जाएगा, ये मैंने अभी सिखाया नहीं है। मैंने सिर्फ सिखाया इफ़ इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन, इफ़ ए गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज is placed on the conductor, then distribution of charge on the surface only। अंदर में चार्ज रहेगा वॉल्यूम में या सरफेस पे? सरफेस पे। पहला बात तो ये हो गया। अगर चार्ज को स्क्रीन समझते हैं, सुई देने वाला, सबको पता है भाई, वैक्सीनेशन का टाइम चल रहा है। राइट? यस। अगर चार्ज को मेटल के अंदर कंडक्टर के वॉल्यूम में अगर इंजेक्ट भी कर देते हैं, अंदर में नहीं रहेगा चार्ज, वो बिल्कुल सरफेस पे आ जाएगा। कुछ ऐसा होगा कि कैसे आप लकड़ी को पानी के अंदर डाल दीजिएगा तो एकदम सरफेस पे आ जाता है, वैसा ही होगा। करेक्ट? वजह सर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है। राइट? चार्ज कंडक्टर के अंदर भी डाल दीजिएगा ना, वो चार्ज कहाँ पे आ जाएगा? कहाँ पे अपीयर हो जाएगा? सरफेस पे। तो इलेक्ट्रोस्टैट में कंडक्टर पे चार्ज ऑलवेज उसका सरफेस पे रहता है, वॉल्यूम में नहीं रहता। राइट? तो सर आपने तो पढ़ाया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन वॉल्यूम इलेक्ट्रोस्टैट में। मैंने बोला था चार्ज का डोपिंग किया है, कंडक्टर रहता तो ऐसा नहीं होता। राइट? वहाँ पे एक टर्म बोला होगा मैं, वो अगर चार्ज वॉल्यूम में है मतलब वो कंडक्टर है ही नहीं, और अगर वॉल्यूम में है भी और चार्ज का फ्लो हो रहा है मतलब वहाँ पे चार्ज रेस्ट में नहीं है। दो ही बात हो सकता है। करेक्ट ना? हाँ बोलिए। कहाँ पे? ए नेट चार्ज नहीं बोल रहा हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ यहाँ पे। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यहाँ देखिए, ये कंडक्टर में एक ऑब्जर्व किया गया है कि जैसे ही कहीं पे चार्ज को डालते हैं, ये मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, पहला बात तो ये मानिए, जो भी मैं बात बोल रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे है। राइट? कंडक्टर के किसी एक पॉइंट पे चार्ज को डालते हैं तो वो चार्ज पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इनिशियली कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऑब्जर्व किया गया है, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर नैनो सेकेंड, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फ्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है अब अगर मूव नहीं कर रहा है, जहाँ पे है वहाँ पे ही रुक गया, इसका मतलब है कि इस पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है, और नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब अंदर में इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। नेट फोर्स जीरो, इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता। करेक्ट ना? और अगर नेट फोर्स जीरो बोल रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन यहाँ पे क्रिएट करता? यहाँ का डी क्यू, मान लेते हैं यहाँ का डी क्यू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का डी क्यू, यहाँ का डी क्यू, और हर जगह का डी क्यू, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट करेगा? जीरो। करेक्ट? इसलिए कंडक्टर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा।
इनिशियल में क्या अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था जब यहाँ पे चार्ज को रखे थे, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया हूँ, बट जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड था तो इस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के अंदर के अलोंग फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हुआ था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा था, यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, निगेटिव चार्ज। तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, राइट। तो इस तरीके से चार्ज जो यहाँ पे जो लोकलाइज था मेरा पॉजिटिव अमाउंट ऑफ चार्ज जो क्यू दिए, वही चार्ज पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर, करेक्ट। समझ गए। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है या एक बिल्कुल पार्टिकुलर यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन है? हम लोग को लग रहा है कि ऐसे रैंडम हुआ होगा, राइट, बट ये इतना कॉम्प्लिकेटेड और यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों यूनिक है? क्योंकि सर इसको कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है। इन सब को यहाँ का डी सारे डी क्यू मिलकर यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना करना है, इसको जीरो। यहाँ पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना करना है, जीरो। कौन मिलकर जीरो करेगा? सारा डी क्यू मिलकर, राइट। तो सिर्फ एक पॉइंट पे करेगा या सारे पॉइंट पे? तो कंडक्टर के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, सारे पॉइंट को एक साथ सेटिस्फाई कर देना है। ये क्या सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा या बिल्कुल पार्टिकुलर यूनिक रहेगा? यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। लास्टली समझ के बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो लिखवा रहे हैं उसको लिखिए, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। For a given shape of conductor, for a given shape of conductor, if q amount of charge placed on conductor, if q amount of charge placed on conductor, then distribution of charge is unique. मतलब आज के बाद फॉर, यहाँ देखना है, आज के बाद फॉर ए गिवन शेप ऑफ कंडक्टर, किसी भी चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज रैंडम रहेगा या एक पार्टिकुलर रहेगा। अगर शेप को चेंज करेंगे अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वही नहीं रहेगा, अगेन चेंज हो जाएगा, राइट। और उसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए लिखिए कॉमा देकर, फॉर द सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो at each and every point inside the conductor. Electric field is zero at each and every point inside the conductor. हो गया ना स्टूडेंट? ओके अब यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं एक क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए, यहाँ देखिए अगर यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम में तो चार्ज रहेगा नहीं, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 3 है। अब क्या, यहाँ देखिएगा, पहले समझ लीजिए बाद में लिखिएगा। तो एक क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिए और यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा 3 है। अब मान लेते हैं कि अगेन एक्स्ट्रा क्यू दिए इसी सेम शेप के लिए, अगेन इस पे एक्स्ट्रा क्यू दिया, अब क्यू बिकम्स 2q, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सर एक कुछ ऐसा बात है, यहाँ देखिए मान लेते हैं कि इंडिया में बहुत सारा स्टेट है, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, स्टेट डी, इज इट राइट? मान लेते हैं इतने बहुत सारा स्टेट है, करेक्ट ना? कोई पार्टिकुलर स्टेट का नाम नहीं ले रहा हूँ। और अकॉर्डिंग टू एरिया पॉपुलेशन
हर स्टेट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परसेंटेज ऑफ बजट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मान लेते हैं इसके लिए 5% है, करेक्ट है एवरीवन। इसके लिए मान लेते हैं 10% है, एंड सो ऑन, कुछ और रहा होगा। तो मान लेते हैं कि अगर टोटल बजट खर्च करना है 1000 करोड़, तो इसको कितना मिलेगा? 1000 का 5% कितना? 50 करोड़, राइट। भाई अब इसमें 1000 और आ गया, कभी क्या होता है ना, टाइम अपना अच्छा होता है, तब इसको कितना मिलेगा? सर 50, लेकिन परसेंटेज तो फिक्स है। इसको फिक्स किया गया था, इसको नहीं, इसको फिक्स किया गया था, राइट। इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूट होने का तरीका अभी भी वही था, परसेंटेज सेम था, राइट। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब क्यू था तो यहाँ पे सिग्मा 1 था, तो एक्स्ट्रा जब क्यू रहेगा तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 हो जाएगा, राइट। मतलब इसके ऊपर क्यू के ऊपर दूसरा क्यू रहेगा, वो उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा जैसे पहला वाला क्यू हुआ था। समझे बात को? फर्स्ट वाला क्यू जैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, सेकेंड वाला क्यू भी उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि उसको भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना पड़ेगा, राइट। और अगर इसमें Q/2 और जोड़ दें तो सर सिग्मा 1/2 कर दीजिए, राइट। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का तरीका, मतलब किस पॉइंट पे कितना भेजना है चार्ज, वो अलग रहेगा। परसेंटेज ऑफ चार्ज भेजना सेम रहेगा सर, ये वाला बात सेम रहेगा, राइट। इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी, करेक्ट एवरीवन। इसका मतलब क्यू को लेकर सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे सिग्मा 1 है, तो 2P को कितना रहेगा? 2 सिग्मा 1 हो जाएगा। बिकॉज पहले वाला जो चार्ज जिस तरीके से, जिस अमाउंट में, जिस परसेंटेज से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सेकेंड वाले को डिस्ट्रीब्यूट होने का तरीका वही रहेगा, क्योंकि उसको भी क्या करना पड़ेगा? अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है। इज इट राइट? इसको लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। अगर Q के लिए, अगर चार्ज Q है इस पॉइंट P1 पे अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है पॉइंट P1 पे, तो अगर ये चार्ज 2Q हो गया तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा? सिग्मा 1 या 2 सिग्मा 1। अगर 2.5Q हो गया तब यहाँ पे क्या बोलिएगा? 2.5 सिग्मा 1, करेक्ट। करेक्ट है। होपफुली ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अंदर में क्या जीरो रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, तो पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एक कंडक्टर के मटेरियल के अंदर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। देखिए, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कहीं पे आपको प्रॉब्लम भी मिल जाएगा, बट मुझे यहाँ से कुछ सिखाना है। दो कंडक्टर है, एक का रेडियस R1 है और एक का रेडियस R2 है। अब बोथ आर स्फेरिकल इन शेप। बाद में इसको जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज Q है और ये दोनों एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है,
किए हैं और यहाँ पे स्विच लगाए हुए हैं और दोनों स्फीयर को बहुत लार्ज डिस्टेंस पे रखा हूँ। बोथ आर सेपरेटेड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। ये मेरे समझाने में एजम्पशन में लिया। बोथ स्फीयर आर सेपरेटेड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। और इस पे चार्ज क्यू है, कितना है स्टूडेंट? क्यू इनिशियली हो गया ना। और इस पे चार्ज का अमाउंट 0 था। इतना तो आपको समझ में आ गया है कि चार्ज अगर कंडक्टर पर डालेंगे तो उसको वॉल्यूम में नहीं रहेगा, सरफेस पर रहेगा। तो भाई यहाँ पे चार्ज ही नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ चुके हैं, तो इसका पोटेंशियल 0 रहेगा। और इसका पोटेंशियल सर क्यू बाई, अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर हम लोग को पोटेंशियल निकालना है उस कंडक्टर का, बड़े वाला स्फीयर का, तो कहाँ पे निकालें? तो यहाँ पे आप, और यहाँ देखना है तो सबसे बढ़िया आपका पॉइंट रहेगा जहाँ पे निकाला जाए वो सेंटर रहेगा। पोटेंशियल 0 नहीं बोला हूँ, पोटेंशियल कांस्टेंट बोला हूँ, 0 नहीं बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बोला था, राइट। तो सर उससे फ़ायदा क्या रहेगा? सेंटर पे निकालेंगे और जो सेंटर का, स्फीयर का सेंटर का पोटेंशियल रहेगा वही तो ईच एंड एवरी पॉइंट का रहेगा। और स्फीयर पे निकालना मेरे लिए आसान रहेगा। यहाँ पे डी क्यू लेंगे, मान लेते हैं, मन में एक शक रहेगा ना कि शायद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन फॉर्म है या नॉन फॉर्म, मुझे नहीं पता है, तो मान लेते हैं यहाँ पे डी क्यू कर दिए और आप सेंटर पे निकाल रहे हैं। ये पता है कि सेंटर पर निकल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा, ईच एंड एवरी पॉइंट पर वही रहेगा। तो सेंटर पे अगर इस डी क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालिएगा तो डी क्यू बाई 4πε0r2 लिखिएगा, करेक्ट। और सारे चार्ज के वजह से क्या करेंगे? dv को इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे सेंटर के लिए क्या डिस्टेंस वेरिएबल रहेगा या हर पॉइंट के लिए डिस्टेंस r2 रहेगा? और dq का इंटीग्रेशन कैपिटल Q, राइट। इसका मतलब इस सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इस स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इनफॉर्म था या नॉन इनफॉर्म था, मतलब ही नहीं था। सेंटर पे तो इतना ही आना है पोटेंशियल, और सेंटर पे अगर पोटेंशियल इतना है तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम रहेगा, बिकॉज कंडक्टर्स आर व्हाट? इक्वी पोटेंशियल, इज इट राइट? चलिए, इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल पता था Q/4πε0 किसका? इस कंडक्टर का, कहाँ, किस पॉइंट का? इस सेंटर का, यहाँ का, या ईच एंड एवरी पॉइंट का? अब बोलिए विच वन एट हायर पोटेंशियल, स्फीयर ए या स्फीयर बी? इसका नाम देते हैं स्फीयर ए, इसका नाम देते हैं स्फीयर बी। कौन सा स्फीयर हायर पोटेंशियल का है? भाई ए का पोटेंशियल 0 है, बी का यहाँ पे क्यू पॉजिटिव है, राइट। तो ये हायर पोटेंशियल पे है, लोअर पोटेंशियल पे है, इज इट करेक्ट? अब जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, जैसे ही स्विच को ऑफ नहीं ऑन करते हैं तो करंट का फ्लो हो जाएगा, क्योंकि करंट का फ्लो ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, राइट। तो ऑन करते ही यहाँ से करंट, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। आज इसी क्लास को बढ़ाते हैं, आज डाउट क्लास कैंसिल करता हूँ, ठीक है। टुडे इज हॉलीडे फॉर डाउट सेशन। व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, अगर स्विच को क्लोज करेंगे एवरीवन, तो चार्ज का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा, करेक्ट। और कब तक चार्ज का फ्लो होते रहेगा? जब तक दोनों जगह पे चार्ज सेम नहीं हो जाएगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल, यस, जब चार्ज यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, करंट का फ्लो यहाँ से यहाँ तक तब तक होते रहेगा
जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाएगा, और जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो व्हेन स्विच इज क्लोज देन फ्लो ऑफ चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज, राइट, मेरे डायग्राम में फ्रॉम ए टू बी, मैं सही बोल रहा हूं? एंड ओ सॉरी, बी टू ए, मैं आप लोग को देख रहा था कि आप लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। ओके, देन फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम बी टू ए एंड फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप ओनली व्हेन, कब होगा? वी ए बिकम्स इक्वल टू वी बी। मैंने सही बोला? यहाँ तक आइए। इसको हटाएं। किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहता है भाई, थोड़ा देखिए। अब यहाँ देखिए, अब ओपन है, क्लोज है, लेकिन अभी भी तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा। टी इक्वल टू 0 पे टोटल चार्ज कैपिटल क्यू था। मान लेते हैं अब जब इसको क्लोज कर दिए, कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ से स्मॉल क्यू इस पे आ गया, तो इस पे कितना बचा? क्यू माइनस स्मॉल क्यू। क्यों सर? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑलवेज वैलिड करना पड़ेगा। चार्ज नीदर भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। जितना पोटेंशियल में चार्ज था सिस्टम में, मेरा सिस्टम है ए और बी, स्फीयर ए और बी, स्फीयर ए और बी मिलाकर टोटल चार्ज कितना था? कैपिटल क्यू। तो यहाँ का ही चार्ज ही तो यहाँ गया है, तो अभी भी इन दोनों को मिलाकर कितना होना है? कैपिटल क्यू, इज इट राइट? और वी ए इक्वल टू वी बी, तो आपसे पूछा जाएगा कि इस पर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आया। तो वी ए इक्वल टू वी बी का मतलब क्यू बाई 4πε0 R1, ये भी तो इक्विपोटेंशियल है। क्यू बाई 4π/R1 इक्वल टू कितना लिखेंगे? क्यू माइनस क्यू बाई 4πε0 R2, सही है? क्या यहाँ से स्मॉल क्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू? कितना? क्यू बाई R1 इक्वल टू क्यू बाई R2 और माइनस क्यू बाई R2। जल्दी से सॉल्व करके बताइए। कितना हो जाएगा? देखिए, तो मैंने सही लिखा सॉल्व करने के बाद। यही तो चार्ज है स्फीयर ए पे, ठीक है ना? और स्फीयर बी पे कितना बचा सर? क्यू माइनस क्यू, इज इट राइट? ए कितना रहेगा? कैलकुलेट करके देख लीजिए, इतना रहेगा। देखिए तो सही है। तो भाई क्यू ए बाई क्यू बी का रेशियो क्या है जरा बताइए तो? R1 बाई R2, सही है ना? अब मेरे डायग्राम में यहाँ देखिए, मेरे डायग्राम में R1 और R2 में किसका रेडियस बड़ा है? इफ R1 लेस देन R2, तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं क्यू ए बाई क्यू बी लेस देन 1 इम्प्लाई क्यू ए लेस देन क्यू बी? पहला कंक्लूजन यहाँ से क्या सीखे?
सर इस केस में जिस स्फीयर का साइज बड़ा रहेगा, जिस कंडक्टर का साइज बड़ा रहेगा वहाँ पे चार्ज ज़्यादा रहेगा, और जिस स्फीयर का साइज छोटा रहेगा उसका चार्ज उस स्फीयर पे कम रहेगा। यही तो सिखा रहा है यहाँ से। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आया मैंने क्या बोला आप लोग को? यहाँ से समझ में आया कि जिस स्फीयर का साइज बड़ा रहेगा उस पर चार्ज ज़्यादा दिखेगा, जिस स्फीयर का साइज छोटा रहेगा उस पर चार्ज कम रहेगा। पहला ऑब्जर्वेशन, बाद में कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है? यहाँ तक पहले लिख लीजिए। हो गया? यहाँ से बहुत ज़बरदस्त, मतलब कहते हैं बहुत अल्टीमेट चीज़ सीखने वाले हैं। देखिए इस क्लास को मैं 8 बजे बाइंड अप नहीं किया क्योंकि ये बीच में छूट जाता कंडक्टर, और ये टॉपिक अब फ्लो में है। अगला दिन फिर से स्टार्ट करते तो फिर से मुझे इतना एफर्ट लगाना पड़ता, ठीक है? तो गॉस लॉ यहाँ से स्टार्ट होता है शुभांकर, कहाँ से? कंडक्टर से, समझे? चलिए अब मुझे चार्ज डेंसिटी ऑन स्फीयर ए बताइए। ये मानकर लेट अस सपोज मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन स्फीयर ए इज यूनिफॉर्म, मान लेते हैं फॉर मोमेंट। तो चार्ज डेंसिटी ऑन स्फीयर ए के लिए क्या बोलिएगा? सरफेस चार्ज देखिए जितना चार्ज ए पे है और डिवाइडेड बाई 4πr1², ये रहेगा ना? तो ए वैल्यू कितना? क्यूए निकाले हैं, बोलना है क्यूए कितना है? कितना आया? फोर पाई R1 प्लस R2। देखिए तो मैंने सही लिखा? यस। तो वैसे ही क्यूबिक सिग्मा भी कितना रहेगा? शायद ए रहेगा, नहीं? ए हो जाएगा, देखिए तो सिग्मा या बाई सिग्मा भी कितना रहेगा? R2/R1 रहेगा, राइट? इसका मतलब अब चार्ज डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है? चार्ज डेंसिटी उसका ज़्यादा है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस कम है। इज इट राइट? इसका मतलब ये बहुत बड़ा 5 स्टार कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। इसका मतलब आज के बाद कोई भी कोई भी कंडक्टर अगर इक्विपोटेंशियल बन जाए, जैसे यहाँ पे स्फीयर ए और स्फीयर बी को जोड़ने के बाद चार्ज का फ्लो हुआ फॉर ए मोमेंट, फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बट फिर चार्ज का मूवमेंट स्टॉप हो गया, करंट का फ्लो रुक गया। कब तक, कब रुका? जब दोनों इक्विपोटेंशियल हो गया। तो इफ़ कंडक्टर्स बिकम कंडक्टर्स, अगर दो कंडक्टर्स को जोड़ दें एंड इफ कंडक्टर बिकम्स इक्विपोटेंशियल, तो उन दोनों पे चार्ज डेंसिटी का इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैंने ऑब्जर्व किया, जिसका रेडियस कम है वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा दिखेगा, और जिसका रेडियस ज़्यादा है उस पर चार्ज डेंसिटी कम दिख रहा है, राइट? इसका मतलब है कि इन केस ऑफ इक्विपोटेंशियल कंडक्टर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी और उस सरफेस का उस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर डायरेक्टली या इन्वर्सली है फॉर
इक्विपोटेंशियल कंडक्टर सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, जहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम रहेगा वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, और जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा रहेगा वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम दिखेगा, राइट। तो सर आर टेंडिंग टू ज़ीरो कर दें तो सिग्मा टेंडिंग टू ऑब्वियसली इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। हटाएं से। अब मान लेते हैं कि मेरा कंडक्टर, यहाँ देखिए कोई एक कंडक्टर है, ये पहले से ही क्वेश्चन आउट कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। ये मेरा कोई कंडक्टर है और इस पे मैं क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक कंडक्टर है, कंडक्टर इस शेप का बनाया हुआ है, करेक्ट। और इस पॉइंट का सरफेस चार्ज सिग्मा 1, इस पॉइंट का सरफेस चार्ज सिग्मा 2 बोल रहे हैं, और इस पॉइंट का सरफेस चार्ज सिग्मा 3 बोल रहे हैं। और तब पूछा जाएगा और यहाँ पे चार्ज का फ्लो नहीं है, चार्ज रेस्ट में है, इलेक्ट्रोस्टेट का बात है, राइट। इस कंडक्टर में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डाल दिया गया। सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 में क्या, ये मेडिकल का क्वेश्चन है, क्या ऑर्डर रहेगा? सबसे ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ रहेगा? सर यहाँ पे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का नाम सुने थे, रेडियल मोशन में पढ़ाया हूँ या सर्कुलर मोशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो भाई यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी टेंडिंग टू इन्फिनिटी सबसे ज़्यादा यहाँ रहेगा, राइट। तो सिग्मा 2 ग्रेटर कितना हो जाएगा? सिग्मा 3। अब मेरा क्वेश्चन है शुभांकर आपसे, ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, तो ये क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो यहाँ पे देंगे इसका पूरे कंडक्टर पे, पूरे बॉडी पे, यहाँ पे चार्ज कितना आएगा अगर इसको सिग्मा 4 करते हैं? तो सर इसका तो रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन सरफेस का इन्फिनिटी होता है, राइट। R4 टेंडिंग टू इन्फिनिटी ना, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब इस सरफेस पे चार्ज ऑलमोस्ट ना के बराबर आके बैठेगा, राइट। तो इसका मतलब सर कंडक्टर पे चार्ज कहाँ पे बैठना पसंद करेगा? जहाँ पे कर्व टाइप का हो, राइट। और जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम रहेगा वहाँ पे चार्ज ज़्यादा जाने का चांस रहेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा दिखेगा। ज़्यादा नहीं जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा दिखेगा, राइट। मेरा स्टेटमेंट फिर गलत हो जाएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि चार्ज ज़्यादा जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो। कोई पूछेगा सिग्मा 4 पे फ्लैट सरफेस पे चार्ज डेंसिटी ऑलमोस्ट टेंडिंग जीरो, वजह कंडक्टर के लिए बोल रहा हूँ, वजह सर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, करेक्ट ना। चलिए, बड़ा अच्छा एक टर्म आ गया, कोरोना डिस्चार्ज, नाम सुने हैं? एथियोरॉम मिलेगा। अब कोरोना की वजह से उसका नाम लेने में भी डर लगता है। एक्चुअल में इसको बोलते हैं लीकेज ऑफ चार्ज। किसी कंडक्टर, कैसे मधुमक्खी का छत्ता है तो वहाँ से मधुमक्खी समझते हैं ना आप लोग? वह यस, तो वहाँ से मधुमक्खी जो होता है वो फ्लाई करते रहता है, राइट। वैसे ही मानिए, सपोज कीजिए कि मैंने एक ऐसा कंडक्टर बना दिया जिसमें यहाँ पे एकदम बिल्कुल शार्प पॉइंट रखा,
जस्ट लाइक नीडल, जस्ट लाइक नीडल। और अगर यहाँ पे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज देते हैं तो चार्ज को लीक होने का मतलब, चार्ज लीक का मतलब यहाँ से चार्ज एयर में चला, वैक्यूम में चला जाए, फ्लाई कर जाए, इस बॉडी को छोड़ दे, तो लीकेज ऑफ चार्ज का सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ रहेगा? लीकेज ऑफ चार्ज होगा भी तो कहाँ से होगा? यहाँ से होगा, वजह यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है, राइट? मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी यहाँ पे है, तो लीकेज ऑफ चार्ज का चांस कहाँ से ज़्यादा रहेगा? यहाँ से। इसी को क्या नाम दे दिया गया? इट इज़ काइंड ऑफ कोरोना डिस्चार्ज, समझे? हो गया ना? बस 5 मिनट मोर। तो अब मेरा स्टोरी यहाँ से शुरू हुआ था। यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कुछ ऐसे ही अमीबा टाइप का सेम बना लेते हैं। अमीबा समझते हैं ना? अमीबा एक कंडक्टर है, ठीक है शुभांकर? अमीबा पढ़े हो ना? मैं कम पढ़ा हूँ, आप लोग तो पक्का पढ़े होगे। एक ही सेल का होता है, यूनिसेलुलर, राइट? और यहाँ पे एक चार्ज दिए हैं। अब बताइए, इस कंडक्टर का शेप क्या यूनिफॉर्म शेप है या रैंडम शेप है, आर्बिट्ररी? तो यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर, हर पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहा है तो चार्ज डेंसिटी भी चेंज रहेगा, अलग अलग रहेगा। इसका मतलब है कि आर्बिट्ररी शेप का कंडक्टर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहेगा या नॉन यूनिफॉर्म रहेगा? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, राइट? इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ और रहेगा, यहाँ पे कुछ और रहेगा, हर पॉइंट पे अलग अलग रहेगा। कोई पूछेगा कंडक्टर में ऐसा क्यों हो रहा है? पहला बात कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यूनिक है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है। दूसरी बात, इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। जहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम ज़्यादा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम। इज इट राइट? दिस इज द रीजन आर्बिट्ररी शेप ऑफ कंडक्टर पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नॉन यूनिफॉर्म, राइट? तो यहाँ पे अगर सिग्मा 1 है और अगर यहाँ का सिग्मा 2 बोल दें और यहाँ पे अगर सिग्मा 3 बोल दें, तो बताइए ऑर्डर क्या रहेगा, कहाँ पे ज़्यादा रहेगा? सिग्मा 1 ग्रेटर सिग्मा 2 देन सिग्मा 3, राइट? क्योंकि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा इससे ज़्यादा है, यहाँ पे सब इन तीनों में सबसे ज़्यादा है, राइट? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ से पॉइंट कंक्लूड करेंगे, घबराइए मत। लेकिन आपका कंडक्टर, यहाँ देखना है, अगर आपका कंडक्टर स्फेरिकल है, करेक्ट, बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप का, और तब इस पॉइंट पे पूछेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आप क्या बोलिएगा? आर। इस पॉइंट पूछेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, तब क्या बोलिएगा? आर। इस पॉइंट पे पूछेंगे आर। तो सर हर जगह का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम, तो चार्ज डेंसिटी सेम, और चार्ज डेंसिटी सेम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज यूनिफॉर्म, राइट? अब समझ में आ गया कि अगर कंडक्टर का शेप स्फेरिकल रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा, तो उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, और कंडक्टर का शेप अगर अनसिमेट्रिकल रहेगा तो चार्ज का डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, अकॉर्डिंग टू दिस वन, राइट? तो इस केस में आर क्या है? हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, तो सिग्मा भी क्या हो जाएगा? हर पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाएगा। मैं कंडक्टर के बोल रहा हूँ, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नॉन यूनिफॉर्म रहेगा या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव मेडिकल बच्चे आएगा तो समझ में आ जाएगा। कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आता है तो बन जाएगा, कहाँ पे ज़्यादा रहेगा कहाँ पे कम रहेगा। तो बस शॉर्ट नोट्स में ये रख लीजिएगा याद। ऐसी कॉन्सेप्ट से मैंने ये भी प्रूफ कर दिया कि स्फेरिकल शेप का कंडक्टर रहेगा और अगर इलेक्ट्रोस्टेट में मतलब चार्ज रेस्ट में है तो उसके हर पॉइंट पे चार्ज अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, करेक्ट? चलिए
तो इसी क्लास से मैं अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगा पढ़ाना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और टुडे नो डाउट क्लास।